आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। उत्तर भारत में बारिश और बाढ़ के कहर से लोग परेशान। मौसम विभाग ने आज भी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की। उत्तराखंड मध्य प्रदेश में भारी बारिश की आशंका। वहीं हिमाचल और पंजाब में बारिश की मार जारी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। बारिश में कल आई थोड़ी देर के लिए जरूर कमी, लेकिन ब्यास और रावी नदियां पूरे उफान पर। जगह जगह पुल और सड़कें आपदा का शिकार हो रही हैं। कुल्लू में स्थिति सबसे गंभीर। कुल्लू में सभी रूट बंद। इन सबके बीच राज्य के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। लगातार हो रही बारिश के चलते पंडोर डैम से आज दोपहर 3 बजे पानी छोड़ा जाएगा। वहीं नूरपुर पुलिस ने लोगों से की अपील, आगामी कुछ दिनों तक निचले क्षेत्रों जैसे नदी नाले डैम के क्षेत्रों के आसपास न जाएं। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए रेड अलर्ट के बीच कल भी स्थिति खराब। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे में मलबे की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत। उत्तराखंड की ज्यादातर नदियां उफान पर, सड़कें बंद पड़ी हैं। पहाड़ों में भूस्खलन, मैदानी इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है और शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। साथ ही शहर के कुछ इलाकों में जल भराव हो गया। चमोली जिले के जोशीमठ से 50 किलोमीटर आगे जुम्मा ब्रिज बह गया, जिसके कारण नीति घाटी की ओर आवाजाही पूरी तरह बाधित हो गई। इसके अलावा एक तरफ जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गुलाबकोठी के पास मलबा आने से सड़क संपर्क टूटा है। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे भटवाड़ी से गंगनानी के बीच कई स्थानों पर आवाजाही रोकनी पड़ी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रभावित इलाकों का कर रहे हैं दौरा। सभी अधिकारी जो है वो अलर्ट जो है उसको रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपील की कि जब तक मौसम खराब है तब तक लोग चारधाम की यात्रा रोक दें। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में उत्तराखंड में मानसून का प्रभाव ज्यादा होगा। स्थानीय प्रशासन के साथ एनडीआरएफ की टीम मुस्तैद। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया। दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी। यमुना पिछले 3 दिनों से खतरे के निशान के ऊपर। आज सुबह दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर 207.14 मीटर पहुंचा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के 42वें स्थापना दिवस आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर करेंगे शिरकत। कार्यक्रम में माइक्रो एटीएम एवं रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दुग्ध सहकारी समितियों के डिजिटल प्रारूप की औपचारिक शुरुआत किए जाने की तैयारी। कार्यक्रम के तहत क्लाइमेट फाइनेंस और री इमेजिनिंग कोऑपरेटिव्स पर परिचर्चा का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, बैंकर्स, अग्रणी कंसल्टेंसी कंपनियां और अन्य हितधारक लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज इंडोनेशिया और थाईलैंड के 7 दिन के दौरे पर जाएंगे। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच प्रारूप में विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अन्य देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। जकार्ता के बाद डॉक्टर जयशंकर थाईलैंड के बैंकॉक जाएंगे, जहां वो 16 जुलाई को मेकोंग गंगा सहयोग एमजीसी तंत्र की 12वीं विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैंकॉक में डॉक्टर जयशंकर 17 जुलाई को बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की रिट्रीट में भी शामिल होंगे। रिट्रीट में बिम्स्टेक को और मजबूत करने की तरीकों पर होगी चर्चा। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज सीरिया की आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना होंगे। ये उनकी अगस्त 2016 के बाद सीरिया के लिए पहली मंत्री स्तरीय यात्रा होगी। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मुरलीधरन राजधानी दमिश्क के सीरियाई नेतृत्व के साथ व्यापक मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। वह सरकार की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत भारत में पढ़े या पढ़ने आ रहे सीरियाई विद्यार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल शाम राष्ट्रपति भवन में कुलाध्यक्ष सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर चुकी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि नवाचार और आधुनिक जो अनुसंधान है उसके विकास और देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ये प्रमुख वाहकों में से एक। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रचनात्मकता और नवाचार पर विशेष जोर देती है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट अनुसंधान को बढ़ावा देना इस नीति के मूल सिद्धांतों में शामिल।
बंगाल हिंसा पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बंगाल में चुनावी हिंसा में 40 से अधिक लोग मरे हैं। उसकी जांच करने के लिए हम बंगाल के विभिन्न इलाकों में जाएंगे और रिपोर्ट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में कल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HUL के क्षेत्रीय कार्यालय का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री ने मलेशिया की यात्रा के अंतिम दिन प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रेखांकित करते हुए साझा समृद्धि के लिए निरंतर काम करने पर किया आग्रह। राजनाथ सिंह ने पेटलिंग जया में रामकृष्ण मिशन का भी दौरा किया। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस प्रतिमा का अनावरण वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने किया था। प्रतिष्ठित बाटू गुफा मंदिर परिसर का भी किया दौरा। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 2023 के 7वें संस्करण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ, जिसमें दोनों देशों ने पारंपरिक रूप से एक दूसरे को विदाई दी। भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, कोमाटा और शक्ति और जापान समुद्री आत्मरक्षा बल के जहाज सिमिदारे ने 6 दिवसीय अभ्यास में भाग लिया। जिमैक्स 2023 में दोनों नौसेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से जटिल अभ्यास किया गया। भारत जापान ने समुद्री युद्धों के 3 क्षेत्र सतह, उपसतह और वायु में उन्नत स्तर के अभ्यास किए। नौसेना जहाज और उनके अभिन्न हेलीकॉप्टर्स के अलावा अभ्यास में लड़ाकू विमान, समुद्री गश्ती विमान और एक पनडुब्बी ने भाग लिया। फ्रांस में भारतीय सेना की टुकड़ी बैस्टिल दिवस समारोह में भाग लेने के लिए तैयार। भारतीय राफेल जेट फ्रांस पहुंचे। वहां चैम्प्स एलिजे के ऊपर बैस्टिल डे फ्लाई पास्ट में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना बार्क और ईसिल के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। जहाजों के लिए नियंत्रण प्रणालियों के स्वदेशी विकास और उत्पादन की सुविधा के लिए ये MOU जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए। एयरबस के अध्यक्ष और CEO ने फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री के भाग लेने से पहले उनका स्वागत किया। एयरबस के CEO ने कहा, एयरबस से दोनों देशों के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। इसके साथ ही बहुराष्ट्रीय परिवहन कंपनी एल्स्टॉम के अध्यक्ष एवं CEO हेनरी पोपार्ट लाफार्स ने भी प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे को ऐतिहासिक बताया और कहा कि प्रधानमंत्री का स्वागत है। एल्स्टॉम के CEO ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से भारत और फ्रांस के संबंधों में मजबूती आएगी। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों के साथ अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ेगा। कर्नाटक के हम्पी में जारी G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक आज तीसरा और अंतिम दिन। बैठक में सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने समेत अन्य अहम मुद्दों पर विचार विमर्श जारी है। गुजरात के केवड़िया में जारी G20 में व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक आज संपन्न हो रही है। G20 देशों, आमंत्रित राष्ट्रीय और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में वैश्विक व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर रखे जा रहे प्रस्तावों को अपनाने के लिए G20 देशों के बीच आम सहमति बनाने के उद्देश्य से विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने मंगलवार देर रात भोपाल प्रवास के दौरान भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में चुनावी अभियान को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने से पहले बीजेपी यहां विजय संकल्प अभियान चलाएगी। ये फैसला कल भोपाल में संगठन स्तर की बैठक में वरिष्ठ नेता अमित शाह ने लिया। इसरो ने मंगलवार को चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतारने का पूर्वाभ्यास किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस पर जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है। शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे 2019 में लोगों से अविश्वासघात कर चुके हैं और कुर्सी की लालच में सब कुछ भूल गए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि पश्चिम बंगाल में करीब 150 लोग असम में शरणार्थी आए। उन्होंने बताया कि लोग पंचायत चुनाव में हो रही हिंसा के डर की वजह से आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 133 लोग राहत शिविर में मौजूद, जिन्हें रहने, खाने और चिकित्सा की सुविधाएं दी गई। रायबरेली में मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना लालगंज पुलिस ने कुछ नकली नोट बनाने वाले के जो ठिकाने हैं वहां दबिश देकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास 1 लाख से ज्यादा नकली नोट बरामद हुए। हैदराबाद के डोमलागुड़ा PS सीमा में कथित गैस रिसाव के कारण आग लगने की घटना में 3 बच्चों सहित एक परिवार के 7 लोग घायल हो गए। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया। बीती रात करीब 10 बजे असम के तिनसुकिया के राजा अली आदर्श पथ इलाके में आग लग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक 3 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया। यूपी के बांदा जिले में किशोरी का अपहरण कर निकाह करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। मौलवी समेत 9 लोगों को
गिरफ्तार किया। केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 50वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें कैंसर समेत कई गंभीर रोगों की दवाइयों पर टैक्स छूट का ऐलान हुआ। वित्त मंत्री ने जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक के अवसर पर एक विशेष कवर और कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प भी जारी किया। जीएसटी परिषद की बैठक में सिनेमा हॉल में खाने पीने के सामानों में टैक्स में छूट दी गई। साथ ही निजी संस्थानों की ओर से सैटेलाइट लॉन्च पर भी जीएसटी में छूट। वहीं जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% की जीएसटी को मंजूरी दी। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने कहा कि तिरुवनंतपुरम और एर्नाकुलम में जीएसटी न्यायाधिकरण के गठित किए जाएंगे और जीएसटी परिषद की यहां हुई 50वीं बैठक में ये निर्णय लिया गया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के बीच चल रही एफटीए की वार्ता में गति लाने पर दोनों देश सहमत हुए हैं। भारत में साल 2005 से 6 और 2019 और 2021 के दौरान सिर्फ 15 सालों में करीबन 41 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 11 जुलाई तक कुल 2 करोड़ ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं। सेबी ने रेलिगियर एंटरप्राइज लिमिटेड की अनुषंगी रेलिगियर फिनवेस्ट के कोष की हेराफेरी से संबंधित एक मामले में 15 दिन के लिए 4 करोड़ से ज्यादा रुपए चुकाने के लिए कंपनी को कहा है। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि केंद्रीय बैंक का लक्ष्य वर्ष 2023 के अंत तक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी ई-रुपए को और उसके लेन देन को बढ़ाकर 10 लाख प्रतिदिन करने का अनुमान है। सरकार ने ट्रकों के कैबिन में एयर कंडीशनर को अनिवार्य कर संबंधी मसौदा अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी। सरकार के इस फैसले से देश में ट्रक चालकों की काम करते समय स्थिति में सुधार होगा। डीपीआईटी ने घटिया वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए इन उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीने योग्य पानी की बोतलों और लौ पैदा करने वाले लाइटर के लिए अनिवार्य गुणवत्ता मानदंड जारी किए। भारत बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया। ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा और बांग्लादेश बैंक के गवर्नर जनरल अब्दुल रऊफ तालुकादार ने संयुक्त रूप से आज ढाका में रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों और निजी क्षेत्र में चुनिंदा बैंक हैं उनके एमडी और सीईओ के साथ बैठक में बैंकों से कॉरपोरेट संचालन व्यवस्था को मजबूत करते हुए प्रतिकूल वैश्विक गतिविधियों के मद्देनजर अतिरिक्त सतर्क रहने के लिए कहा है। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 276 कर्मचारियों की छटनी की है, जिनमें से ज्यादातर कस्टमर सर्विस, सपोर्ट और सेल्स टीम से हैं। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। बैठक में नेटो देश अपनी क्षेत्रीय योजनाओं की रूपरेखा तय करने के साथ सेना और रसद को उन्नत करने के बारे में मार्गदर्शन को भी शामिल करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति आज नेटो सदस्य देशों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। जेलेंस्की यूक्रेन की नेटो सदस्यता को लेकर सदस्य देशों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। जेलेंस्की इस सम्मेलन के दौरान ये घोषणा कर चुके हैं कि उनका देश का जो भविष्य है वो गठबंधन के अंदर है, लेकिन सदस्यता के लिए समय सीमा को उनके आह्वान जो उन्होंने किया उसे खारिज कर दिया गया। नेटो नेताओं ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन को तब नेटो का सदस्य बनाया जाएगा जब गठबंधन में शामिल होने की शर्तें पूरी होंगी, जिसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने देश के लिए समय सारणी निर्धारित करने में संगठन की जो विफलता है उसे बेतुका बताया। कई नेटो सदस्यों ने जेलेंस्की की सेनाओं को हथियार और गोला बारूद तो मुहैया कराया, लेकिन यूक्रेन को नेटो के रैंक में शामिल करने के लिए 31 सहयोगियों के बीच कोई सहमति नहीं बनी है। वहीं ब्रिटेन के यूक्रेन को उपकरणों की मरम्मत और एक सैन्य पुनर्वास केंद्र की स्थापना के लिए 500 मिलियन पाउंड की सहायता का पैकेज जो है उसे प्रदान करने की घोषणा की गई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने नाटो सदस्यता के मार्ग पर यूक्रेन की प्रगति का समर्थन किया। औपचारिक, बहुपक्षीय, द्विपक्षीय समझौतों और नेटो सदस्यों के भारी समर्थन से राष्ट्रपति पुतिन एक मजबूत संकेत के रूप में ये जाएगा और वहीं यूरोप में शांति लौटेगी। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से जापान सागर की तरफ आज तड़के बैलिस्टिक मिसाइल दागे। दक्षिण कोरिया की सेना ने मिसाइल दागे जाने की पुष्टि की। ये प्रक्षेपण उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लाइव फायर अभ्यास के खिलाफ अपना विरोध जताने के बाद किया। उत्तर कोरिया ने पहले भी मित्र राष्ट्रों के सैन्य अभ्यासों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसे अपने
आक्रमण का पूर्वाभ्यास बताया। इजराइल की संसद में न्यायिक ओवरहॉल विधेयक के आगे बढ़ने के बाद हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी तेल अवीव की सड़कों पर उतरे। झंडा लहराते प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने देश भर में प्रमुख चौराहों और राजमार्गों पर सुबह यातायात रोका। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी तख्तियां ले जाते हुए इजरायली झंडे लहराते दिखे। साथ ही लोकतंत्र के नारे भी लगा रहे थे। नेतन्याहू के गठबंधन ने न्याय प्रणाली को बदलने के लिए अभियान के कारण देश में कई दिनों से अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने सीरिया के पश्चिमोत्तर इलाके में मानवीय सहायता पहुंचाने वाले प्रस्ताव पर रूस के वीटो पर निराशा जताई। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि सुरक्षा परिषद के किसी समझौते पर नहीं पहुंचने पर यूनाइटेड नेशन प्रमुख ने निराशा जताई। स्टीफन डुजारिक ने सदस्यों से उत्तर पश्चिम सीरिया में गंभीर रूप से जरूरतमंद लाखों लोगों को लंबे समय तक सीमा पार सहायता की निरंतर डिलीवरी का समर्थन करने के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने का आग्रह किया। अमेरिका के वर्मोंट और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों में 2 दिनों की भारी वर्षा की वजह से राज्य की राजधानी सहित कई हिस्सों में और अधिक बाढ़ आई, जिसकी वजह से बांध ओवरफ्लो होने का खतरा। अधिकारियों ने कहा कि बाढ़ से पहले ही करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ और भी हो सकता है यदि मॉन्टपेलियर से होकर बहने वाली विनोस्की नदी पर बने बांध पर पानी बढ़ता है तो शहर के उन ब्लॉकों से होकर गुजर सकता है जहां बाढ़ पहले ही नुकसान कर चुकी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा। ये मैच डोमिनिका के मैदान पर खेला जाना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद टीम इंडिया नए सिरे से शुरुआत करने उतरेगी। टीम इंडिया पुरानी यादों को भुलाकर जीत से शुरुआत करना चाहेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ ये दौरा भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के लिए बेहद अहम। वेस्टइंडीज दौरे पर विराट कोहली की नजर कुछ बड़े रिकॉर्ड बनाने पर। भारत ने ढाका में खेले गए दूसरे टी20 बांग्लादेश को 8 रन से हराकर 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 8 विकेट गंवाकर बांग्लादेश के सामने 20 ओवर में 96 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में बांग्लादेश की शुरुआत खराब रही। बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 87 रन पर सिमटी और मैच को गंवा दिया। उत्तर प्रदेश में नोएडा में आज से राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की शुरुआत हो रही है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन महासंघ द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट 16 जुलाई तक है, जिसमें 20 देशों के करीब 250 भार उत्तोलक लेंगे हिस्सा। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत आज से थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हो रही है। ये इस चैंपियनशिप का 25वां संस्करण है। एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के स्टार शॉटपुटर तजिंदर पाल सिंह तूर और लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर और ज्योति याराजी से पदकों की उम्मीद है। विंबलडन के महिला एकल वर्ग में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उलटफेर के बीच दुनिया की नंबर 1 महिला खिलाड़ी और शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की स्वांतेक यूक्रेन की एलिना के हाथों हारकर प्रतियोगिता से हुई बाहर। स्वेतोलिना ने स्वांतेक को हराकर विंबलडन के सेमीफाइनल में दूसरी बार अपनी जगह पक्की की। दुनिया की 76वीं नंबर की खिलाड़ी एलिना ने स्वांतेक को 7-5, 6-7, 6-2 से हराया। वहीं विंबलडन में ही खेले गए अन्य महिला एकल वर्ग में अमेरिका की चौथी वरीयता जेसिका पेगोला का चेक गणराज्य ने जो मार्केटा वोंडरोसोवा है उनके हाथों में हार झेलनी पड़ी। 2019 के फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली मार्केटा ने पेगोला को 6-4, 2-6, 6-4 से पराजित कर पहली बार विंबलडन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग में सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इटली के 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग में सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म ओ माय गॉड 2 का टीजर हुआ रिलीज। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ पंकज त्रिपाठी, यामिनी गौतम मुख्य किरदार में। बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा हेगड़े अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान को OTT पर मिल रही प्रतिक्रिया को लेकर खुश हैं। पूजा हेगड़े ने सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में काम किया है। जानी मानी अभिनेत्री तमन्ना भाटिया IMDb की पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज लिस्ट में पहले नंबर पर। तमन्ना भाटिया ने शाहरुख खान को IMDb की पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज लिस्ट में दूसरे नंबर पर भेज दिया। बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म स्त्री 2 का टीजर रिलीज। फिल्म स्त्री 2 अमर कौशिक के निर्देशन में बन रही फिल्म स्त्री का सीक्वल है। अभिनेता कार्तिक आर्यन और अभिनेत्री कियारा अडवाणी की फिल्म
सत्य प्रेम की कथा ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ की कमाई की। सत्य प्रेम की कथा 29 जून को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF और KGF चैप्टर 2 14 जुलाई को जापान में होगी रिलीज। महेंद्र सिंह धोनी, उनके प्रोडक्शन हाउस धोनी एंटरटेनमेंट के तले बने उनकी फिल्म लेट्स गेट मैरिड का ट्रेलर हुआ रिलीज।